IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कौन सी खबरें आगे चलकर बनेंगी सुर्खियां, और शुरुआत करेंगे कोलकाता से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। कोलकाता में 5 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई है और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। कोलकाता के मेटिया ब्रूज इलाके में जो बिल्डिंग बन रही थी, झुग्गी बस्ती के ऊपर ये बिल्डिंग का मलबा पूरी तरह से गिरा है और पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर ब्रिगेड की टीम कोलकाता पर मौजूद है। तो कोलकाता में बिल्डिंग गिरी है, 2 लोगों की जान चली गई है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और जो मलबा गिरा है वो झुग्गी बस्ती के ऊपर गिरा है। 5 मंजिला जो बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ये गिर गई है। 2 लोगों की जान चली गई है। 8 लोगों की घायल होने की खबर मिल पा रही है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कोलकाता के मेटिया ब्रूज इलाके में यह बिल्डिंग बन रही थी। तो एक बड़ा अपडेट आपको कोलकाता से बता दें, 5 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी वो गिर गई है और जो मलबा था बिल्डिंग का वो झुग्गी बस्ती के ऊपर गिरा है। 2 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। 8 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और कई लोगों के मलबे के अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कर्नाटक और तेलंगाना में करेंगे चुनावी रैली। तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रधानमंत्री का रोड शो। दिल्ली में आज नहीं कल होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बाकी सीटों पर होगा प्रत्याशियों का ऐलान। 2 नामों के पैनल को सिंगल नाम करने में जुटी है एमपी कांग्रेस। अब जल बोर्ड केस में अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा। पूछताछ के लिए आज ईडी का बुलावा। साल 2022 में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप। भूपेश बघेल ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक द्वेष। ग्वालियर में एक परिवार के 3 लोगों ने खाया जहर। इलाज के दौरान पिता और बेटे की मौत। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की इलाज के दौरान मौत। परिजन ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया। इंदौर में 3 दोस्तों के बीच नशा करने को लेकर विवाद। नाराज नाबालिग ने खाया जहर। इलाज के दौरान लड़की की मौत। रायपुर में बदमाशों ने नाबालिग पर तलवार से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आक्रोशित समुदाय विशेष के लोगों ने किया थाने का घेराव। सीधी में अनियंत्रित वाहन ने राहगीरों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। एमपी और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि। भोपाल समेत एमपी के 5 संभागों में बारिश और ओले का अलर्ट। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। सात की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। आज सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे
और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया अपडेट अपलोड कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड जुड़े केस में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को तलब किया है। जबकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। जबकि नागालैंड में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है। जबकि फ्रंटियर नगा टेरिटरी नाम से अलग से राज्य की मांग की जा रही है। एक हफ्ते से बंद का आह्वान किया गया है, जारी है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL यानी विमेन प्रीमियर लीग का पहला टाइटल जीत लिया है। तो ये थी 7 बजे की 7 बड़ी खबरें, और ये वो कौन सी खबरें थी जो सुर्खियां बनेंगी, इसका अपडेट हमने आप तक पहुंचाया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अजमेर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हो गई है। खड़ी मालगाड़ी को साबरमती एक्सप्रेस ने टक्कर मारी है और ट्रेन की रफ्तार धीमी होने से बड़ा हादसा टल गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रैक को ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो राजस्थान के अजमेर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एक ट्रेन हादसा हो गया अजमेर में, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि सभी यात्री इसमें सुरक्षित हैं। ट्रेन की रफ्तार कम होने के चलते बड़ा हादसा टल गया। साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। वहां पर खड़ी मालगाड़ी यानी एक मालगाड़ी जो खड़ी थी उसे साबरमती एक्सप्रेस ने पीछे से जाकर टक्कर मार दी। साबरमती एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन रफ्तार चूंकि ट्रेन की धीमी थी इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रैक को ठीक करने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो राजस्थान के अजमेर से मध्य प्रदेश की सीधी का अपडेट आपको बता दें। अनियंत्रित वाहन ने राहगीरों को कुचल दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल सीधी उन्हें रेफर किया गया है। मझौली थाना के छूही गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो सीधी में अनियंत्रित वाहन ने राहगीरों को कुचल दिया। 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल इन्हें रेफर किया गया है। मझौली थाना के छूही गांव की घटना बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपडेट बता दें, शेड्यूल बता दें, दौरा किन राज्यों में आज उनका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर आज रहेंगे। 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। मिशन दक्षिण पर वो निकले हैं। तो इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उन्हीं के मद्देनजर अब पीएम मोदी दक्षिण राज्यों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। कर्नाटक के जगतियाल में पीएम मोदी रैली करेंगे। इसके बाद तेलंगाना में भी पीएम की रैली रहेगी और इसके बाद तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। तमिलनाडु की 39 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें और कर्नाटक की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस रहेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश और नॉर्थ भारत की जो सीटें हैं उन पर अब जो सैचुरेशन पॉइंट है लगभग ऐसा माना जा रहा है कि वो आ चुका है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों पर फोकस कर रही है। पूरे जनवरी से लेकर फरवरी और अब मार्च का महीना लगभग आधा गुजर चुका है और इन 3 महीने में अगर प्रधानमंत्री किसी विशेष क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौजूद रहे हैं तो वो दक्षिण भारत रहा है। राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के कई राज्यों में गए, कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, कई नदियों का जल लेकर अयोध्या पहुंचे थे वो। और अब एक बार फिर से आचार संहिता जब लग चुकी है पूरे देश में, तब तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री आज रहेंगे, जहां पर जनसभा और रोड शो को वो संबोधित करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक बैठने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर आपको गुजरना होगा। दिल्ली के यूपी बीजेपी की कोर कमेटी आज होने जा रही है, वहां की अहम बैठक, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा के नेतृत्व में मंथन किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने के लिए कैसी रणनीति रहेगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, अपने घटक दलों को कितनी सीट दी जाएगी, इस सब पर बैठक उत्तर प्रदेश की बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में किया जाएगा। न सिर्फ जेपी नड्डा, न सिर्फ अमित शाह, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और एक अहम बैठक इसे मानी जा रही है, न सिर्फ रणनीति के लिहाज से बल्कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लिहाज से भी।
तो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी अपने चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। कल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई भोपाल में। 18 की जगह अब 19 मार्च को सीईसी की बैठक होगी। नेताओं की व्यस्तताओं के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। तो दिल्ली में जो सीईसी की बैठक होनी है 19 मार्च को वो होगी और उसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। और एक अपडेट भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। एक सीट जो खजुराहो है वो समाजवादी पार्टी के पास चली गई है, यानी 28 सीटें बची हैं। 28 में से 10 सीटों का नाम तय कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, यानी बची हैं 18 सीटें। और इन 18 सीटों पर जो डबल नाम के पैनल गए हैं, यानी एक सीट पर कौन से 2 संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, इनके नाम सीईसी के पास गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो बैठक होगी उसमें डबल नाम के पैनल को सिंगल नाम के पैनल में बदलाव कर दिया जाएगा और फिर सीईसी की मुहर लगने के बाद औपचारिक ऐलान हो सकता है कि मध्य प्रदेश की जो बची हुई 18 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, 29 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। एक सीटें गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई है, खजुराहो की सीट, यानी 28 सीट बची। अब 28 में से 10 सीटों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, 18 सीटें बचती हैं। और इन 18 सीटों पर कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि 19 मार्च को जब सीईसी की बैठक होगी दिल्ली में, उनमें डबल नाम का पैनल ना हो, सिंगल नाम का पैनल हो और इस बैठक के बाद औपचारिक ऐलान इन 18 सीटों पर कर दिया जाए। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में ईडी ने आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन जारी किया है, बुलाया है। जल बोर्ड के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा है। जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का यह मामला है और इसी अनियमितता के मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी साल 2022 में। और एक बार फिर से चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जल बोर्ड की टेंडर में अनियमितताओं को लेकर ईडी का समन गया है, आज बुलाया गया उन्हें। हालांकि ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल 10 बार ठुकरा भी चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक केजरीवाल के मामले में नहीं बल्कि दूसरे मामले में, केरल के एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईडी के समन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया है, आज बुलाया है। बताएं कि जल बोर्ड की अनियमितता के मामले में सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका जो पिछला रुख है वो 10 ईडी के समन को ठुकरा चुके हैं। तो क्या आज वो पेश होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ये भी सुर्खियां बनेंगी आज दिन भर। इधर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित होने वाले महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जिन्न लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से निकल आया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं भूपेश बघेल और उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर न केवल लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में प्रमुख मुद्दा रहने जा रहा है, बल्कि ये भूपेश बघेल के सियासी करियर के लिहाज से भी बेहद अहम साबित होगा। अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पूरा कर लिया। महादेव सट्टा ऐप केस में छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अनुसंधान शाखा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि महादेव प्रमोटर को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। इस प्रोटेक्शन के एवज में ऐप प्रमोटर्स की ओर से भारी रकम दी जाती थी। ये वही प्रोटेक्शन मनी थी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में किया था। अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए
और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए जाने का जिक्र कर रहे थे, इसका आरोप इस ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी ने दुबई से जारी अपने एक वायरल वीडियो में लगाया था। इस वीडियो में वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा कर रहा था। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम पहले भी सामने आया था, जब पिछले साल 2 नवंबर को ईडी ने असीम दास नाम के शख्स को 5 करोड़ 39 लाख रुपए के साथ राजधानी रायपुर के एक होटल से पकड़ा था। ईडी के मुताबिक असीम दास ने स्वीकारा था कि उसे ये रकम महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए किसी बघेल राजनेता को देने के लिए दी गई थी। ईडी की चार्जशीट के आधार पर अब ईओडब्ल्यू की ओर से एफआईआर दर्ज कर लिए जाने के बाद भाजपा ने भूपेश बघेल पर चौतरफा हमला बोल दिया है। क्या मसला चल रहा है, जनता के बीच चर्चा का विषय है, हम सब जानते हैं। कुछ बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांच होगा, विषय सामने आएगा। बहुत विस्तृत जांच महादेव ऐप के विषय में किया है और ईडी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये एफआईआर हुआ है। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आने वाला समय बताएगा, जांच शुरू होगी और जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। चूंकि भूपेश बघेल पर एफआईआर लोकसभा चुनाव से पहले दर्ज हुई है और वो राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, लिहाजा खुद भूपेश बघेल और बाकी कांग्रेस नेता भी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। तो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहाँ के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। महादेव ऐप को लेकर एफआईआर दर्ज करना भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में घबराई हुई है, डरी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाएगी, तो वह कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस नेता भले ही एफआईआर के पीछे सियासत तलाश रहे हों, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की चेतावनी तो पहले ही दे चुके थे। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहरहाल महादेव ऐप केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी से एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा काफी गर्म रहने वाला है। सौरभ सिंह परिहार के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। रायपुर के भगत सिंह चौक पर अब शासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हंगामे या प्रदर्शन की आशंका से वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एहतियातन ये सुरक्षा पुलिस की बढ़ाई गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास के पहले चौराहे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नगर निगम आयुक्त ने सुरक्षा का जायजा भी लिया है। तो हंगामे या प्रदर्शन की आशंका के चलते अब रायपुर पुलिस ने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अव्यवस्था की स्थिति वहां पर न हो जाए, इसलिए निगम आयुक्त ने इसका जायजा भी लिया है। सुरक्षा भी भूपेश बघेल के निवास के ठीक पहले वाले जो चौक है भगत सिंह चौक, इसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रायपुर से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नाबालिग पर तलवार से हमला किया गया है। 4 से 5 बदमाशों ने युवक पर हमला किया है और गंभीर स्थिति में इस युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। समय घटना के बाद
समुदाय विशेष के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। आरोपी युवकों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और आसपास के थाना क्षेत्र में पुलिस मोहदापारा थाना पहुंची है। तो बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग मोहदापारा थाने का घेराव कर लिए थे और इस स्थिति को देखते हुए बाकी जो थाने की पुलिस है वो भी वहां पर पहुंची। 4 से 5 लोगों ने मिलकर तलवार से हमला किया एक युवक पर और गंभीर स्थिति में युवक घायल हो गया है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। लेकिन इसके बाद अब एक खास समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव किया, एफआईआर की मांग की, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। और एक दुखद खबर बिलासपुर से, दुष्कर्म पीड़ित बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस की हिरासत में 15 साल का आरोपी आ चुका है और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो दुष्कर्म के बाद बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन दुखद खबर यह है कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हालांकि जो आरोपी था, आरोपी नाबालिग है, 15 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, वो पुलिस की हिरासत में है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। नहीं हो जाता है कभी, लेकिन देख ले तुरंत अकाउंट बंद करा। इधर ग्वालियर में डकैती की कोशिश में गिरफ्तार किए गए आरोपी की अब मौत हो गई है। कर्नाटक के ज्वेलरी शॉप पर डकैती की कोशिश इसने की थी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की फायरिंग में ये घायल हो गया था। परिजनों ने कर्नाटक पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया है और परिजनों ने जांच की मांग भी की है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोहदापारा इलाके में कार और बाइक की टक्कर के बाद जमकर हंगामा हुआ, जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा कि कार और बाइक की टक्कर के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों को बेरहमी से पीट दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों की इलाज के अस्पताल पहुंचाया गया है। थाने पर 2 युवक पर एफआईआर की मांग करते हुए थाने का घेराव भी किया है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची आज आ सकती है। 5 लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची आज आ सकती है। जो बची हुई सीटें हैं बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, ये वो 5 सीटें हैं जिनकी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की टिकट पर, इसका ऐलान आज हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, ये वो 5 सीटें हैं जहां पर टिकटों का ऐलान होना बाकी है कांग्रेस पार्टी की। और आज हो सकता है, संभावना है कि आज शाम तक कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश की खबरों के साथ अब पूरा अपडेट हमने आप तक किसका पहुंचाया। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। मॉस्को में 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं व्लादिमीर पुतिन। 2003 तक अब वो राष्ट्रपति रहेंगे। लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीता है। करीब 88% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीता है। पहली बार 1999 में वो सत्ता में चुनकर आए थे और अब एक बार फिर से वो चुनाव जीतकर, लगातार 5वीं बार चुनाव जीतकर 2030 तक राष्ट्रपति रहेंगे। मॉस्को से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति बने हैं फिर से व्लादिमीर पुतिन और 5वीं बार वो रूस के राष्ट्रपति बने हैं। देश और दुनिया के साथ अब मौसम का अपडेट भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश में कल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। सिवनी, बालाघाट, बैतूल में ओले भी गिरे हैं और भोपाल समेत 5 संभागों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश का अपडेट आपको मौसम का बता दें। सिवनी, बालाघाट, बैतूल में ओले गिरे हैं और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का रह सकता है। अलर्ट मोड पर रहें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।